How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit नहीं lad, yeah, lad. अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम द ग्रेट मोहम्मद अली और आज हमारे साथ हैं पीटीआई के बहुत ही मशहूर एमएनए फ्रॉम कराची आलमगीर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आलमगीर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आलमगीर भाई, ये अपकमिंग इलेक्शंस हैं कराची में मेयर के लिए, तो उसके सिलसिले में हमने कहा आपसे मिलते हैं और आपसे ज़रा कराची में होने वाले जितनी भी आजकल बारिशों की वजह से तबाही हैं उस पर बात करते हैं। तो आलमगीर भाई, आप देख रहे हैं रोडें ख़त्म हैं, कराची के हालात इतने ख़राब हैं, तो मतलब इसका फिर हल क्या है? हल भाषण नहीं है, काम है, किरदार है, और वो तहरीक इंसाफ ने मरकज़ में साबित किया। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में हमारी सूबाई हुकूमत भी होगी यहाँ, इंशाअल्लाह, जिसकी वजह से हम यहाँ बल्दियाती इदारों को अपने ज़िम्मे ले सकेंगे और कराची में डिलीवर कर सकेंगे। हालिया इलेक्शन जो हो रहे हैं ये बल्दियात के, इसमें कोई इख्तियार नहीं होगा, वो चाहे यूसी का नाजिम हो या मेयर कराची हो, ये वही घिसे पिटे निज़ाम पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेयर 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं, यानी 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बना सकता, उसके पास कचरा उठाने का इदारा नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है उसके पास, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उसके पास नहीं, यानी पानी की टूटी नहीं लगा सकता, सीवरेज का लाइन नहीं लगा, गटर का ढक्कन नहीं लगा सकता। तो ऐसे मेयर का क्या फ़ायदा? तो जो आएगा वो भुगतेगा इस ओहदे को और एक शो पीस होगा। ज़रूरी ये है कि उस जमात को सपोर्ट किया जाए जो मरकज़ में हुकूमत बनाने की अहलियत रखती हो, वफाक में, और जो सूबे में हुकूमत बनाने की अहलियत रखती हो। और कराची में सिर्फ वाहिद तहरीक इंसाफ है जो हमें नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले इलेक्शन में वो सूबाई हुकूमत भी बना सकती है और मरकज़ी भी। अच्छा आलमगीर भाई, पहला सवाल आपसे ये कि ये फिक्सिट और उसके बाद फिर पीटीआई, ज़रा सी अपनी पॉलिटिकल जर्नी और जो आपने सोशली इतने आप एक्टिव थे उसके बारे में ज़रा सा बताएं। सर, मैं 2009 में पीटीआई ज्वाइन की थी। सही। जो लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं कि पहले फिक्सिट की शुरुआत हुई फिर मैं पीटीआई ज्वाइन की, जबकि ऐसा नहीं। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं पीटीआई की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईएसएफ, मैंने उसका आगाज़ किया कराची से। सही। फिर वो सिंध लेवल पे गया, फिर मरकज़ में गया, फिर मेन पार्टी का हिस्सा बना। सही। और उस टाइम पार्टी पीटीआई बहुत छोटी थी, और उसमें फ़ायदा ये हुआ मुझ जैसे काफ़ी नौजवानों को एक्सपोजर मिला, बड़ी लर्निंग हुई, इमरान खान के करीब रहने का मौका मिला। तो 2016 में फिक्सिट का आगाज़ हुआ, और फिक्सिट की वजह से मैं मेन स्ट्रीम में, और काफ़ी हमारे मामलात जो है वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके। तो ये था कि पीटीआई यानी पॉलिटिक्स में मैं 2009 जब मैं 19 साल का था तब से हूँ। अच्छा। और फिर ये फिक्सिट का आगाज़ 2016 से होता। तो लोग समझते कि पीटीआई मैंने बाद में ज्वाइन की इलेक्शन के टाइम, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं कि आप 4 साल कराची से पीटीआई के एमएनए थे, अभी आप मुस्ताफ़ी एमएनए। मुस्ताफ़ी। अच्छा, तो ये बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि आपकी अकॉम्प्लिशमेंट क्या है, आपने 4 साल में क्या अचीव किया? देखिए, एक सबसे पहली चीज़ ये, और जो हमारा एम था कि हमने अपने किरदार को मुख्तलिफ दिखाना है। पहले के एमएनएज में और आज के एमएनए, पीटीआई के एमएनए को में फ़र्क वाज़े दिखाना है, और वो अपने किरदार से दिखाना है। सबसे अहम चीज़ ये, मैं लोगों के एक्सेस में था, मेरा ऑफिस मेरे हलके में, मेरा घर मेरे हलके में, और लोगों की कंप्लेंट्स के लिए हम एक्सेस में रहते हैं। लोग एनी टाइम आ सकते हैं अपनी शिकायत लेकर, और हम उनके लिए, मैं मेरी टीम, हम भाग दौड़ करते हैं। पार्लियामेंट में जो कराची के इश्यूज़ होते हैं, लोगों के इश्यूज़ होते हैं, वो हम हाईलाइट करते हैं, वहाँ उस पर बात की जाती, और जो उसमें कानून साजी का अमल होता उसमें कोशिश की जाती कि कराची का इनपुट आ सके। सबसे अहम चीज़ ये कि लड़ाई लड़ी लोगों के लिए। देखें, लोगों को ये एजुकेट करना ज़रूरी, एमएनए का काम क्या है। लोग समझते हैं कि एमएनए का काम सड़क बनाना है, गटर के ढक्कन लगाना है, सीवरेज की लाइनें, नाले साफ़ करना, कचरा उठाना। ये एमएनए का कानूनी आईनी काम, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसका काम कानून साजी है, वो लेजिस्लेटर है, चाहे एमएनए चाहे एमपी है। लेकिन जो लोग हमारे दरवाजे पर आते शिकायत लेकर, कराची में मसाइल ही ये रह गए, किसी का सीवरेज का मसला, किसी का कचरे का मसला। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम आज गटर को रो रहे हैं। ऐसे ही है। तो जो लोग शिकायत लेकर आते हैं, मैंने किसी से ये नहीं कहा
कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि लोग इससे उकता चुके हैं, लोग इससे बिल्कुल अब इससे चिढ़ खाते थे लोग इस बात से। हमने ये कहा कि बिल्कुल बेशक कि ये काम हमारा नहीं है एमएनए का, लेकिन आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, उसका इख्तियार है हमारे पास। आपके लिए किसी दफ्तर में जाकर बैठना हो, किसी सड़क पे जाकर बैठना हो, किसी मिनिस्टर से लड़ना हो जाकर, वो हम करेंगे। और वो मैंने किया। मैं सीवरेज और पानी के लिए दीगर एहतजाज किए, सीएम हाउस के अंदर गटर का पानी फेंका, उसको एहसास दिलाने के लिए कि शहर या मेरा हल्का किस तकलीफ में। 3 तलवार पे हम सीवरेज और पानी के लिए एहतजाज कर रहे थे। ये सईद गनी उस टाइम वजीर बल्दियात था, इसने तशद्दुद किया हमारे लोगों पे, मुझे दो बार एक दिन में गिरफ्तार करवाया, और वो FIR अभी तक चल रही है, हम भुगत रहे हैं। वाटर बोर्ड के दफ्तर के अंदर कोई 11 एहतजाज में कर चुका हूँ अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए। ये सिर्फ बताने का मकसद ये कि माजी के MNAs की तरह 5 साल का टेन्योर दुबई मलेशिया में अयाशी में नहीं गुजारा, ना जायदादें बनाई, ना अपनी ज़ात को तरजीह दी। लोगों के इश्यूज की नुमाइंदगी करते हुए हम सड़कों पर लड़े और ऐवान में नुमाइंदगी की, जो मेरा काम था। इसके अलावा जो तरक्याती फंड मिले बतौर MNA, हालांकि ये काम MNA का नहीं होता, लेकिन इस शहर में सूबाई हुकूमत के बल्दियाती इदारे कोई काम नहीं करते थे और लोग हमसे तवक्को रखते थे। वो कहते थे वोट आपको दिया, आप मसाइल हल करें। तो इमरान खान से हमने जिद की इस पे कि एटलीस्ट इतना करें कि हम मरहम रख सकें लोगों पे। हालांकि MNA का काम नहीं होता। हमें जो फंड दिए गए सालाना 15 करोड़ रुपए फंड दिए, जो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ मसाइलिस्तान है। उस पर PWD का इदारा है जो इसकी स्कीम बनाता, उसके टेंडर करता, कॉन्ट्रैक्टर उनके होते, सारी टेक्निकल साइड उनकी होती। ये कोई MNA का कानूनी तौर पे कोई MNA का फंड नहीं होता कि MNA के अकाउंट में आ रहा है या उसकी जेब में आ रहा है। ये वो इदारा करता, MNA निशानदेही करता कि हाँ आप फलां स्कीम बनाएं, आप फलां स्कीम को तरजीह दें जिससे इज्तिमाई सतह पे मसला हल हो सके। मैंने बतौर MNA अपने हलके में जो स्कीम रखी, इज्तिमाई फ़ायदा देखा, कहाँ ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कोई तासुब नहीं किया कि फला जगह PTI का वोटर है या नहीं है। हमने मसाइल देखे कि मसाइल की अहमियत क्या है। अगर कहीं पानी का मसला था, सबसे ज़्यादा अहमियत पानी के मसले को दी कि इंसानियत उससे जुड़ी हुई है। सच बात है। तीसरी चीज़ ये कि जो स्कीम थी हमने शफाफियत दिखाई, ठेकेदार का नाम, स्कीम की पैमाइश और स्कीम की लागत। मैंने खुद खड़े होके 70 या 80 स्कीम्स हमने की अपने हलके में। हर एक स्कीम पे मैंने खुद खड़े होके वीडियो बनाई और बताया, एजुकेट किया लोगों को कि ये ठेकेदार है, ये पैमाइश है, ये कॉस्ट है इसकी, ये PC1 है, यानी सारी स्पेक्स इसमें मौजूद है जो सरकारी एक PC1 बनती। जो मोहल्लेदार हैं यहाँ के, वो आए, ये PC1 हमसे लें, इस स्कीम की निगरानी करें। आपने इस पर चेक रखना है। ठेकेदार आया है पैसे बनाने के लिए, ये इसका बिजनेस है, ये इसका पेशा है, ये कोई फलाई काम करने थोड़ी आया है। आपने चेक रखना है कि ये डंडी ना मार सके। हमारे PTI के वर्कर्स हर जगह मौजूद थे, मॉनिटरिंग की उसकी, और पूरा चेक रखा, जो कागज पर मौजूद था हमने उससे वो काम निकलवाया। और ये आप PWD में या किसी इदारे में जाएं या उन मोहल्लेदारों से मिल सकते हैं जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी थी, वो ये गवाही देंगे इस चीज़ की। रही बात जो अभी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि वो सड़कें जो हमने बनाई थी वो बह गई वगैरह, ये रही नहीं, ये हमने नहीं चले, ये नहीं बनाई, बट मजे की बात ये अच्छा है हम यहाँ से गुजर रहे हैं इत्तेफाकिया। ये मुस्तफ़ा कमाल या नेमतुल्लाह की बनी हुई सड़क है। अच्छा, ठीक है, ये हाल देख लो इसका। मकसद क्या है? ये उसमें उनका कसूर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने पैसा खाया। अर्बन फ्लडिंग जो होती है, क्योंकि इस शहर में निकासी का अमल है ही नहीं। यहाँ नाले चौक है सारे, नालों का निज़ाम नहीं है कोई, पानी ठहर जाता। आप गूगल करें, ज़्यादा मेहनत ना करें, गूगल करें वाटर वर्सेस एसफॉल्ट, जो तारकोल या ये जो होता, जो डामर होता, आप ज़रा इसका स्टडी करें। पानी दुश्मन है इसका। पानी जहाँ सड़क पे खड़ा होगा, जहाँ वो ठहरा हुआ होगा, वो सड़क टूटेगी। ऐसा ही है। तो इसमें कौन सी साइंस है? अगर यहाँ शहर में नालों का निज़ाम ही नहीं है, निकासी का निज़ाम ही नहीं है, उसके बावजूद हमने, अच्छा यहाँ सीवरेज की लाइनों को लोग निकासी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीवरेज का पर्पस
ये जो सीवेज गंदा आलूदा पानी होता है वो उसके लिए होता, बारिश की निकासी के लिए नहीं होता। बारिश की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जो बड़े बारिशी नाले होते वो होते, और गली मोहल्लों के छोटे बारिशी नाले होते, जिनका पर्पस सिर्फ बारिशी पानी को निकालने के अमल के लिए होता। वो यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ सीवरेज की लाइनों, हम जैसे बारिश होती हम गटर के ढक्कन निकाल लेते कि पानी निकल जाए, वो पानी तो जा रहा होता, उसमें सारा कीचड़, मिट्टी, जितना आपका वेस्ट होता वो सारा लाइनों में फंस जाता, लाइनें चौक हो जाती, फिर पानी निकलता नहीं आपका। इसी अंदाज में बारिशी नालों को हम सीवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम गटर के कनेक्शन बारिशी नालों में कर देते, वो बारिशी नाले चौक हो जाते। यहाँ निज़ाम है नहीं, और क्यों नहीं है? क्योंकि इदारे काम नहीं करते। ये काम सीवरेज का, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है। वो इदारा सही फंक्शन करे, ये मसाइल ना हो। बारिशी नालों की सफाई करना डीएमसी केएमसी का काम है, ये कोई एमएनए का काम है कि वो करे। हमने जितनी सड़कें बनाई मुताल्लिका इदारों से एनओसी ली, यानी अगर किसी सड़क को हमने बनाया, पहले वाटर बोर्ड से कहा कि आपके जो लाइन सीवरेज की या पानी की जा रही है, हमें इसकी क्लियरेंस दें आप। ये आया मेंटेनेंस, इसकी जरूरत है या नहीं है, इसको रिप्लेस करना है या नहीं करना। अगर ये ओके तो हम अपनी सड़क डालेंगे। जहां उन्होंने ओके की रिपोर्ट दी हमने वहीं काम किया, लेकिन उसके बावजूद इस शहर में सारा निजाम खस्ता है। तो मकसद सिर्फ ये है कि ये सब अर्बन फ्लडिंग की वजह से जो कुछ सड़कें लोग ये दिखा रहे हैं, और कुछ हमारी बिल्कुल ठीक है सड़कें, कुछ तो नहीं, तो वो क्यों नहीं खराब हुई? लिहाजा नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल की मैं बहुत सी सड़कें दिखा सकता हूँ जो अर्बन फ्लडिंग में बह गई। अब मैं ये कि उन्होंने पैसे खाए, और रही बात जो ये पैसों का इल्जाम लगाता है, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में एक जवाब दूंगा उनसे। ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरा ईमान है। अल्लाह का अजाब हो उस पे जो एक ओहदे पर, एक सरकारी ओहदे पर रहकर गबन करे, रिश्वत ले, बता ले, उसकी नस्ल पे अजाब हो। बतौर एमएनए अगर मैं ये काम करूं, मुझ पे, मेरी नस्ल पे अल्लाह का अजाब हो। अगर मैं किसी सरकारी स्कीम में पैसे खाऊं, रिश्वत लूं, बता खाऊं, तो ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, और ये मैं सबके लिए ये समझता हूं। तो ये बात करना बड़ा आसान है। हमने पूरी दयानतदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन इन द एंड इदारे काम नहीं करते, तो यही होना है। अच्छा आलमगीर भाई, ये बताएं कि लोगों का कहना है जो आपने सड़कें बनाई हैं वो बह गई, तो ये कैसे? मतलब एक साल में सारी सड़कें बह गई? मैं फिर से रिपीट करूं, देखें, सड़कें जो भई हैं, जो अक्सर डैमेज हुई है बारिश की वजह से, अच्छा सारी नहीं हुई, कुछ सड़कें हुई हैं बिल्कुल। अच्छा कुछ वो झूठ भी बता रहे हैं, वो सड़कें केएमसी ने बनाई, डीएमसी ने बताई, उसको मुझसे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, सियासी मुखालिफ है, वो करते हैं, लेकिन कुछ, हाँ यकीनन कुछ हमारी सड़कें डैमेज हुई हैं अर्बन फ्लडिंग की वजह से। देखें, बारिश की निकासी का अमल इस शहर में, निकासी का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ नाले चौक है, सारे नालों पर कब्जे हो गए, तजावुजात मौजूद है, पानी निकलेगा कहाँ से? पानी जहाँ खड़ा होगा जिस सड़क पे, और फिर सीवरेज का निजाम भी धर्म भरम है कि सीवरेज वैसे बारिश के पानी की निकासी के लिए है भी नहीं, जो हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सीवरेज का ढक्कन निकाल देते और पानी निकालने के लिए सीवरेज चौक हो जाती या बैठ जाती। तो जरूरी है जहाँ पानी खड़ा होगा जिस सड़क पे, वो सड़क डैमेज होनी है। आप इसके गूगल कर लें, ज्यादा मेहनत ना करें। वाटर वर्सेस एसफॉल्ट, ये डामर दुश्मन है पानी का। पानी इस पे खड़ा होगा, ये फाड़ेगा डामर को। तो इसीलिए रोड की लेवलिंग को मेंटेन किया जाता है कि पानी खड़ा ना हो। हमने हर जगह मेक श्योर किया कि रोड की लेवलिंग हो, कि पानी बह जाए, उससे निकल जाए। लेकिन यहाँ पर आगे कोई सिस्टम ही नहीं, पानी जाएगा किस तरफ? ना सीवरेज का कोई सिस्टम है, ना बारिशी नालों के लिए कोई वो प्रॉपर नाले, तो इसीलिए पानी रोड पे खड़ा रहता। जहाँ खड़ा रहेगा वहाँ रोड तबाह होगी। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, और बाकी मैंने आपको सारी तफसील पिछले सवाल में बताई। अच्छा मुझे बताएं कि पीटीआई काफी कंफ्यूज लगती है विद द अपकमिंग बल्दियाती इलेक्शंस। मेयर का असल पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ बताऊं, नंबर वन ये कि हम चूँकि एक मुज़ाहिमती पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी पिछले अप्रैल ऑनवर्ड्स, और हम काफ़ी इंगेज्ड रहे हैं, जो
मरकज़ी सूरत हाल है इम्पोर्टेड बिल्कुल। हुकूमत की, कराची से लेके खैबर तक बिल्कुल। हम जेलें भुगत रहे हैं, केसेस भुगत रहे हैं, लड़ाई झगड़ा एहतजाज जलसे यही चल रहा है। तो उसमें ये हुआ कि हमें तैयारी का टाइम कम मिला सही। बल्दियाती इलेक्शंस के लिए, सही। कि हम उसके लिए प्रॉपर फोकस्ड रह के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे 3-4 लोग हैं सही। जो ख्वाहिशमंद हैं, उम्मीदवार हैं, सही। और हमने पार्टी ने ये तय किया कि वंस हम इंशाल्लाह अक्सरियत यूनियन काउंसिल जीतेंगे, हम मेजॉरिटी में आएंगे, तभी हमारा मेयर आ सकता है। ऐसा तो ही है। तब हम इसको फाइनलाइज करेंगे सही। विद कंसेंट ऑफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। तो ये उसका फैसला हुआ। जो इसमें शामिल हैं उम्मीदवारान में, वो फिरदौस नकवी हैं, बिल्कुल। ऑपोजिशन लीडर रह चुके बिल्कुल। हैं, कराचाइट हैं, हमारे खुर्रम शेर जमान हैं, एमपी हैं, अशरफ जब्बार कुरैशी हैं, वो भी कंटेस्ट किया था उन्होंने लास्ट इलेक्शन। तो ये लोग हैं। इसके अलावा भी दीगर नौजवान हैं जो ख्वाहिशमंद होंगे, तो वो भी सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारा जो सारा बड़ा साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम देख रहे हैं, एक तो नंबर 1 ये पीटीआई वाहिद जमात है जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवारान के साथ उतरी है मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन में, यानी 246 यूनियन काउंसिल्स में से 241 यूसीज पर हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। बल्कि मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आई है। कोई और जमात इतने उम्मीदवार के साथ नहीं आई। नंबर 1। नंबर 2, हमारी पूरे साइंटिफिकली हम इसको देख रहे हैं कि अक्सरियत हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो पॉकेट्स हैं, उनको देखा जा रहा। और मार्केटिंग से ज़्यादा ये बड़ी अहम बात है, और एक सियासी कारकुन इस बात को समझेगा, हमारा फोकस है डोर टू डोर कैंपेन पे। हम बहुत खामोशी के साथ घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। ये बल्दियाती इलेक्शन है, यहाँ लोगों की दिलचस्पी कम होती है, टर्न आउट कम होता है, लोग नहीं निकलते। पिछला बल्दियात का इलेक्शन था 2015 में, 10% से कम टर्न आउट था, लोग नहीं निकले और हमें उसका नतीजा बड़ा मुश्किल पड़ा। इसीलिए हमारा इस वक्त सबसे अहम जो सारा फोकस है कि लोगों को निकालना है। लोग निकल गए, पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। हमारा खामोश वोटर है, और वो खामोश वोटर अगर निकल गया फिर इन सब की छुट्टी है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है पाकिस्तान में कि जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो सब आ जाते हैं कि जी हमें वोट दें, हमें वोट दें। वंस दे विन, फिर आप उनको ढूंढते रहो, वो नहीं मिलते। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये देखें, ये बिल्कुल पाकिस्तान में ये एक कल्चर रहा है हमारे पॉलिटिशियंस का। लेकिन उस आवाम से भी या उस वोटर से भी ये सवाल ज़रूर होना चाहिए जो बार बार एक ही तजर्बा करते हैं। जब आपको पता, आप एक ही तजर्बा करके एक ही रिजल्ट निकल रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट आप क्या नया हासिल करेंगे उससे? फिर शिकायत किस बात की? ये पीपल्स पार्टी पिछले 14 साल से यहाँ सूबा सिंध पे हुकूमत कर रही है। इंटीरियर सिंध के हालात देखें जाके, और वोटर से आप पूछें तो वो वही रोना गाना करता है कि फैसिलिटीज़ नहीं, ये नहीं, लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं। तो भाई फिर यही क्यों लोग आ रहे हैं? आप इनके खिलाफ मुखालफत क्यों नहीं करते, उठते क्यों नहीं? वो अलग बात है कि माफिया के तर्ज पे वहाँ सियासत करते, काबिज हैं पुलिस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन लोगों की मुखालफत, लोगों का एहतजाज ज़रूरी है। और कराची अल्हम्दुलिल्लाह एक बाशऊर शहर है, ये लोगों का किरदार और परफॉर्मेंस देखता और एक नेशनल नैरेटिव के साथ चलता। ये कोई देहात की पॉलिटिक्स यहाँ नहीं होती कराची में कि वो किसी की बिरादरी का वोट है, या किसी ने देगे बांट दी चावल की, किसी ने ट्रांसफार्मर लगा दिया, टूटियाँ लगा दी, उस बेसिस पे वोट पड़ रहा है। यहाँ वो एक नैरेटिव के साथ चलता है ये शहर। और आपने देखा कि हाल ही में जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में इमरान खान के हक़ में एक नैरेटिव क्रिएट हुआ, कराची सबसे बड़ा जलसा था। मैं लाहौर के जलसे में भी गया, इस्लामाबाद में भी गया, कराची का सबसे बड़ा था। वो उस नैरेटिव को ख़रीद चुका। तो इसीलिए सबसे अहम है, यहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यहाँ जो काम करेगा कराची उसके साथ होगा। और अब लोग सियासी नारे से भी थक गए हैं। लोग कहते हैं काम चाहिए, ऐसे ही हमारे इश्यूज हल करो, हम आपके साथ हैं। ऐसे ही ये नारे देना, या ये जो इलेक्शन, और स्पेशली जो इलेक्शंस के नारे होते हैं, तो उससे लोग तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं इसका हमें सोल्यूशन चाहिए और काम चाहिए। सही। सख्त सवाल एक हमारे ऑडियंस में से एक भाई ने पूछा। उन्होंने कहा
2018 में कराची ने पीटीआई को 18 एमएनए की सीट्स जितवाईं। 4 साल हो गए, 18वीं तरमीम वहीं की वहीं है, पीटीआई ने कुछ नहीं किया। अब 2023 में या 22 में जब भी इलेक्शंस होते हैं, हम आपको 18 भी जितवा दें, 14 हम 18 लेट्स से उनका उनका था कि अगर हम आपको 18 भी जितवा दें सीट्स, तो भी क्या अगर 18वीं तरमीम वहीं की वहीं है। तो मुझे बताएं कि ये जो एक मॉन्स्टर है 18वीं तरमीम, जो कि शायद आपके काम में भी आती हो दूसरे सूबों में, बट सिंध में आपको नहीं आती, तो इसके बारे में बताएं कि 18वीं तरमीम ख़त्म होगी, क्या होगा, क्योंकि कराची को सोल्यूशन चाहिए। देखिए, सबसे अहम बात ये है इसमें, ये लोगों को एजुकेट करना है। नंबर 1 ये, आपने एमएनए को वोट दिया था, आपने एमपीए को वोट दिया था, जिसको आप वोट दे रहे हैं, आप ये तो तहकीक करें उसका काम क्या है। आप ये तहकीक तो करें उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आपके लिए किस सतह पे आवाज़ उठाएगा, आपकी नुमाइंदगी कैसे करेगा। एक एमएनए एमपीए का काम कचरा उठाना, सड़क बनाना, ये काम नहीं होते उसके, जो बल्दियाती इदारों, हुकूमतों के या इंतज़ामिया के काम होते हैं। हाँ, एक एमएनए अगर वो नेशनल असेंबली पे आपकी नुमाइंदगी नहीं करता, कानून साजी में आपका इनपुट शामिल नहीं होता, आपके इश्यूज पर बात नहीं करता, आपके एक्सेस में नहीं होता, तो आपका उसके खिलाफ एहतजाज करना, शिकवा करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक शहर में जहाँ बल्दियाती इंतज़ामिया तमाम पीपल्स पार्टी यानी सूबाई हुकूमत के पास है, यू नेम इट, केएमसी, डीएमसी, एसबीसीए, केडीए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये जिससे हर रोज़ का लोगों का वास्ता है, हर रोज़ के मसाइल से लोगों का ताल्लुक होता, तो वो सब उनके पास हैं। और पीपल्स पार्टी से हमारा रिश्ता लोगों को पता है। हमने उनके चेयरपर्सन को, उनकी बहन मोहतरमा को, दोनों को अडियाला में रखा था। वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, वो तो जहां हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। तो बतौर एमएनए मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ ने नुमाइंदगी की नेशनल असेंबली पे, और कराची के लिए जो दूसरा सबसे अहम सवाल होगा आपके ऑडियंस का, वो होगा 1100 अरब रुपए का। बिल्कुल, मैं पूछने वाला था। हाँ। कहाँ है आलमगीर भाई, कहाँ है 1100 अरब रुपए? अच्छा, थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा महमूदाबाद की तरफ चलेंगे तो मैं दिखा सकूंगा 1100 अरब रुपए। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये बड़ी अहम सवाल है, लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी कि 1100 अरब रुपए में से तकरीबन 650 से 700 अरब का शेयर हमारा था, फेडरल गवर्नमेंट का था, बकिया तमाम शेयर सूबाई हुकूमत का था। यानी प्राइम मिनिस्टर ने वो सूबाई हुकूमत को पैसे ट्रांसफ़र किए कि आपने उनकी स्कीम्स के लिए ट्रांसफ़र किए थे। उनकी स्कीम्स थी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, सड़कों की थी, सैनिटेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उस पर वो काम कर रहे थे। जो हमारा था ये सारा शेयर, मैं उसको वाज़ेह तफसील बताऊँ आपको। नंबर 1, ग्रीन लाइन का मंसूबा, इससे थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर पे आपको दिखा सकता हूँ 1100 अरब रुपए। ग्रीन लाइन का मंसूबा ये सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट था। इनका शेयर था आपस में कि इंफ्रास्ट्रक्चर वफाकी हुकूमत बनाएगी, जो ऑपरेशन साइड है वो सूबाई हुकूमत देखेगी, जिसमें टिकटिंग थी, आईटी सिस्टम था, बसेस लाना थी, टर्मिनल चलाने थे, अमला नाफिज करना था। ये सब हमने, जब हमारी हुकूमत आई, सूबाई हुकूमत ने हैंड्स अप किए और हमने टेक ओवर किया और उसको फंक्शनल किया ग्रीन लाइन मंसूबे को। इसके अलावा दूसरा मंसूबा केसीआर कराची सर्कुलर रेलवे का, इस पे सुप्रीम कोर्ट के बड़े सख्त अहकामात थे, जिसके नतीजे में हमने इसका आगाज किया। आप जाएं हसन स्क्वायर के करीब गिलानी स्टेशन है, वहाँ FWO ने काम शुरू कर दिया है और वो पूरे रूट पे काम हो रहा है। ये हमारी हुकूमत का इनिशिएटिव था जो 1100 अरब में शामिल था। तीसरा फ्रेट कॉरिडोर था, कराची पोर्ट ट्रस्ट से पोर्ट कासिम तक एक रेलवे ट्रैक डाला जा रहा था, जो कंटेनर्स की शहर से बाहर मुंतकिली हो सकते, जिससे ट्रैफिक मुतासिर ना हो शहर का, तो उस पर भी काम शुरू कर दिया गया था। चौथा बड़ा मंसूबा जो था वो K4 का, कराची में इस वक्त पानी की शदीद किल्लत है, आपके 1100 मिलियन गैलन पर डे की ज़रूरत है और इस वक्त हार्डली 400 से 500 मिलियन गैलन पर डे फराम किया जा रहा है कराची को। एडिशनल 250 मिलियन गैलन पर डे करली झील से लेकर आना कराची तक। ये भी सूबाई हुकूमत का काम था। 2007 से कागज पे इनका ये मंसूबा चल रहा था। 2016 में इन्होंने इसका आगाज किया। जब हमारी हुकूमत आती, हम जब उसको देखते, मालूम चलता कि इसका बेसिक डिज़ाइन ही गलत है।
जो उसका रूट अपनाया था, जो उसका स्ट्रक्चर वो बना रहे थे, वो एक कंसल्टेंसी फर्म ने उसको ऑब्जेक्शन डाला और वो उसको सिरे से गलत करार दिया। हमारी हुकूमत ने इसको टेक ओवर किया, वापडा के सुपुर्द किया और K4 पे दोबारा से काम, FWO इस वक्त वहाँ काम कर रही है। और अगेन सूबाई हुकूमत से ये सवाल है कि लेट से कल आ जाता है K4 का मंसूबा कराची के किनारे पे, क्या आपका सिस्टम, वाटर बोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, यानी जो आपकी पानी की सप्लाई लाइंस है शहर के अंदर, जो आपके पंपिंग स्टेशंस हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि इस एडिशनल पानी को वो उसकी मुनसिफाना तकसीम कर सके? नहीं है। मुझे MD वाटर बोर्ड खुद कह चुका है हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं है कि मजीद पानी को वो झेल सके। तो इस पर उनसे सवाल होना चाहिए। और पांचवा सबसे अहम काम जो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, 3 बड़े नाले शहर के, महमूदाबाद नाला, औरंगी टाउन नाला, गुज्जर नाला, वफाकी हुकूमत ने अगेन FWO ने उस पर काम किया, वहाँ उसकी सफाई की गई, उसके इर्द गिर्द सड़कें तामीर की गई, इंक्रोचर्स जो थे उनको कॉम्पनसेट किया गया और ये किलोमीटर्स पे ये नाले, ये बड़े नाले स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, इनको पूरा बनाया सिरे से। और मकसद क्या है मुझे बताएं, मुल्क के किस शहर में वज़ीर आज़म आके नाले साफ़ कर रहा हूँ? मुल्क के किस शहर में वज़ीर आज़म आके बसें दे रहा हूँ? मेट्रो बस लाहौर में जब बनाई थी, क्या वो वफाकी हुकूमत ने बनाई थी या सूबाई ने बनाई थी? BRT पेशावर में चलती है, क्या वो सूबाई हुकूमत का इनिशिएटिव था या वफाक का था? और सबसे अहम मिसाल लोगों को समझाने के लिए, लाहौर में अक्सरियत MNAs नून लीग के। लाहौर में कोई बल्दियाती मसला होता, कचरा, सड़क टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट का मसला है, आप नून लीग के MNAs जो अपोजिशन में उनसे सवाल करते या सूबाई हुकूमत से सवाल करते जिसके पास बल्दियाती इदारे हैं? ये मैं क्यों ये बात रख रहा हूँ, कुछ टीवी चैनल्स जो PTI के मुखालिफ थे उन्होंने ये गलत स्टैंडर्ड्स कायम किए। उन PTI की मुखालफत में वो लोगों को मिसगाइड करते चले गए। मुझसे बतौर MNA मेरे पास ना कोई इदारा है, ना मेरा ये काम है, मुझसे आप गटर का सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं बतौर फिक्सिट एक फलाही इदारा है, वो उसके अपने महदूद वसाइल हैं, हम अपने वसाइल से तो हल कर रहे होते हैं, लेकिन मैं 14 साल जो पीछे इस सूबे का बेड़ा गर्क हुआ, मैं कैसे जिम्मेदार हो गया इसका? मैं सुधार के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिगाड़ का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराया जा रहा है? तो ये मिसगाइड किया गया, लोगों को मिसलीड किया, तो ये समझाना लोगों को बड़ा अहम है। और 1100 अरब रुपए जो भी बात करता, प्लीज उसकी तहकीक करें। सही। अच्छा आलमगीर भाई, ये बताएं, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये ऑडियंस का सवाल है तो मैं आपसे पूछूंगा, लोग आपको गैर मकामी कहते हैं, ये किस किस्म की? अब जो ऑडियंस आपको पता है वो सवाल बनता है, तो मैंने कहा आपसे पूछूं, तो आप जरा बताएं। बिल्कुल कहते हैं, और ये हम इसको बड़ा मज़ाहिया लेते हैं इस बात को। देखिए, एक चीज़ ये कि एक तो जो हमारा बिलीव है, जो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान के जिस कोने में रहता, वो जिस सूबे से हो, जिस शहर से हो, जिस कौमियत से हो, वो पाकिस्तानी है, वो मेरा भाई है, पाकिस्तानी भाई है। और ये हम सब के यही स्टैंडर्ड होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये, यार मेरी पैदाइश कराची की, मेरे वालिद साहब यहाँ, मेरे हलके में स्कूल है बहादराबाद में, अमीना स्कूल, पुराना स्कूल है, वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। मेरे दादा का बिजनेस यहाँ था, 50s से हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और मेरी स्कूलिंग यहाँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहाँ, तो और क्या मकामी होता है? तो ये बात करना ये इंतहाई मज़ाहिया लगती। वो ठीक है, वो करते हैं, कोई उसमें अच्छा है, कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा अहम है। देखिए, मैं एक अहम मनसब पे MNA के तौर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, कराची वालों ने इज़्ज़त दी, मैंने ख़ुद को हमेशा एक मुलाजिम जताया लोगों के आगे, जो मेरा वोटर है, जो कराची वाले हैं, उनको मालिक बनाया। और ये किस लिए? हमारी जो पूरी फिक्सिट की थीम थी कि लोगों में ओनरशिप की फील लानी है। लोग ये देखें कि हमारे टैक्स से जिनकी तनख्वाह आती वो मालिक है, और जिनकी तनख्वाह आती जो सरकारी मुलाजिम है वो नौकर है। मैंने हमेशा, जब मैं मिला अपने वोटर से, उसको एक नौकर की हैसियत से मिला, बाप की हैसियत से नहीं मिला। यहाँ से जिनको कराची वालों ने कंधे पे उठाया, वो खुद को बाप समझने लग गए। ऐसा ही है। लिहाजा मैंने हमेशा अपने अमल से लोगों के आगे
हमने ख़ुद को अपनी मुलाजमत साबित की, और मैं एक सोशल वर्कर होने की हैसियत से मेरे लिए, मुझे बताएं ना, मैं सड़क पे ढक्कन लगाता हूँ लोगों की, हमारी पूरी फिक्स्ड टीम है, मैं क्या लगाता हूँ, टीम लगाती है, तो वो ढक्कन क्या किसी से पूछते हैं आपकी कौमियत क्या है, आप किस शहर से हैं? हम जो सड़क पे मौजूद गड़ा होता है जो इंसानी जान के लिए खतरा होता है, हम वो रिपेयर करते हैं ताकि एक बंदे की भी जान बच सके। वो जिसकी भी जान बचती, वो गड़ा पहले पूछता होगा, नहीं तुम अपना NIC दिखाओ, तुम मकामी हो गैर मकामी हो, तुम किस मसलक से हो, मैं फिर तुम्हारी जान बचाऊं। हमारा ऑर्फनेज है एक फिक्स्ड फैमिली होम के नाम से, वहाँ पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो अगर ऑर्फन है, वो हमारे भाई हैं, बेटे हैं, हमारी छत तले उनकी कफालत होती, तो हमें कोई गर्ज नहीं इससे। और मेरे नज़दीक लोग इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुके हैं। ये वो पुरानी 70s 80s की सोच है, वो सियासी तर्ज अमल है, ये चीज़ें ऑब्सलीट हो चुकी अब सियासत में, और बहुत सी सियासी जमातें ये समझ नहीं रही। ये चूरन नहीं बिकता अब, ये दुकानें बंद हो चुकी हैं। और मुझसे अक्सर लोगों को तकलीफ इसलिए है कि ये हमारी दुकान में ये नया शॉपिंग मॉल कौन ले आया। ऐसा ही है। वो ये कहते हैं कि ये दुकान तो हमारी थी, यहाँ ये मंजन तो हम बेच रहे थे। ऐसा ही है। ये तो पूरा शॉपिंग मॉल ला रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और ये क्यों? हर नौजवान से लोगों को तकलीफ होती है। यहाँ मैं जब पार्लियामेंट का हिस्सा बना, पार्लियामेंट इज लाइक एक क्लब है कुछ लोगों का, कुछ फैमिलीज का। पार्लियामेंट में एक ही फैमिली से वालिद MNA, बेटा MNA और उसकी वालदा MNA, 3 लोग एक घर से, एक फैमिली से MNA। जब ऐसे क्लब में एक नौजवान एंटर होता जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं, एक आम सा नौजवान कराची से उठ के आ जाता, वो लोगों को तकलीफ होती इससे। वो नहीं एक्सेप्ट करते। मैं पार्लियामेंट गया, मुझे 6-7 महीने वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये कहाँ से आ गया, एलियन है। इसी अंदाज में कराची का जो पॉलिटिकल एक कल्चर या एनवायरनमेंट है, उसमें कोई भी नौजवान, आप आ जाओ कल, आपके लिए मुश्किलात, रुकावटें, प्रोपेगेंडाज इस किस्म के वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये याद रखें, एक बड़ी अक्सरियत होती जो आपके साथ खड़ी होती, जो आप में बिलीव रख रही होती। तो इसलिए मुझे इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। ये लाख ऐसी बातें करते रहें, हम अपना काम करते जाएंगे। और अगेन कराची वालों से सिर्फ मैं ये कहूँगा, लोगों से उम्मीद उतनी लगाएं जितना आपको नज़र आ रहा है, उसमें ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। इस शहर में कराची ने बहुत से लोगों को सर पे कंधे पे उठाया, वो लोग बाद में कराची के दुश्मन साबित हुए। आपने जितनी ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे, फिर मायूसी भी उतनी ज़्यादा होती है। आप उसके किरदार, उसके अमल को देखते हुए उससे उम्मीद लगाएं। आगे से खुद से ना प्रिडिक्ट करें, आगे की फ्यूचर को खुद से ना जांच पड़ताल करें। जो नज़र आ रहा है उस तक रहकर उसका साथ दें। अच्छा आलमगीर भाई, ये बताएं कि साजिश थी या मुदाखलत? ये होता ये है कि पहले साजिश होती है, फिर मुदाखलत होती है, तो ये दोनों हुई थी। अच्छा। और हमें वो जो मरासला था बतौर MNA, हमें जो हमारा सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उन्होंने इसकी पूरी ब्रीफिंग दी हमें। अच्छा। और हमें वो लेटर तो नहीं दिखाया, लेकिन जो उसमें अल्फाज थे, एक एक अल्फाज, एक एक जुमले के हमें तशरीह की गई। अच्छा। और तो वो यकीनन वो मरासला भी मौजूद है। सही। और वो बातें जो खान साहब ने पब्लिक में आकर कहीं, बिल्कुल ये एक पूरा कॉन्स्पिरेसी थी रिजीम चेंज की। और अब आपके सामने सारी चीज़ें, आप जूं ये वक्त गुजरता जाएगा, आपको सब चीज़ों से पर्दा साफ बिल्कुल फाश होता जाएगा। आप देखें कि अमेरिकन के क्या इंटरेस्ट थे यहाँ, क्यों इमरान खान से प्रॉब्लम क्या थी उनको। ये सिर्फ कोई रशिया में जो तिजारती मामला थे उससे नहीं था इसका मसला। मुझे बताएं, बाइडेन जो है इमरान खान से पिछले, जब से वो आया, वो इमरान खान से बात नहीं करना चाह रहा था। क्यों? नाराज़गी पहले से थी। रीज़न क्या थी? इमरान खान इस्लामिक ब्लॉक की बात कर रहा था। इमरान खान OIC की 2 से 3 कॉन्फ्रेंसेस यहाँ करा चुका था। वो
इसराइल के खिलाफ बात कर रहा था, ईरान और सऊदीया के बीच में सालिसी की बात कर रहा था, अमेरिकन की ये जो पूरी वॉर ऑन टेरर थी उसको डिस्क्रेडिट करता है और कहता है कि इसका नुकसान हुआ इस पूरे खित्ते को, इस रीजन को। तो ये सारी चीज़ें उनसे थोड़ी हजम होती हैं। और फिर वो रशिया से ट्रेड की बात करे, उनकी करेंसी में ट्रेड की बात करे, तो ये सारी चीज़ें वो जो एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये चीज़ें कतन कबूल नहीं है। और जब आप फॉरेन पॉलिसी में ये भुट्टो एक हिस्ट्री मौजूद है भुट्टो की, वो सारी चीज़ें हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है इस बार फिर। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत या मुझे बताएं ना, अमेरिकन कॉन्सुलेट के लोग, एम्बेसी के लोग हमारे मुनहरिफ एमएनए से मिल रहे हैं आके। यार 3-4 साल मैं एमएनए था, मैंने तो नहीं देखा किसी। आपको ऑफर आई कभी? नहीं, मुझे नहीं आई, लेकिन हमारे काफ़ी साथियों को अप्रोच किया गया था और उनको ऑफर्स भी थी, उनसे मुलाकातें भी थी। अच्छा, तो ये ज़रूर है, मतलब सच ऐसा भी, ये सब कोई मेड अप वो नहीं है? ना, कुछ लोग 20 करोड़ में बिके, फिर जिनकी आखिर में ज़रूरत नहीं थी, वैसे नंबर गेन था, उनको 4-4 करोड़ में भी ख़रीदा। तो ये बिल्कुल सच है। और कुछ लोग सिर्फ फ़ोन कॉल पे ही बिक गए, उनको पैसों की भी ज़रूरत नहीं थी, भाई एक फ़ोन कॉल की कमी थी। अच्छा, तो ये फिर मुझे बताएं ना आज, और सबसे अहम कराची वालों के लिए जो अहम है, MQM ने जो पीठ में छुरा घोंपा और किस खातिर जरदारी के साथ जाके, यानी आपको अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले CM हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपके MPA को डंडे मार रही है, आपकी खवातीन पे तशद्दुद कर रहे हैं, आपका एक कारकुन शहीद हो गया, FIR बनाई, आप उनसे लड़ रहे हैं। आपकी 30 साला सियासी जद्दोजहद वडेराइज़म के खिलाफ और ये पीपल्स पार्टी के जो कवानीन थे उनके खिलाफ, आप जो है उन्हीं की गोद में जाके, जरदारी माफिया की गोद में जाके बैठ गए। अच्छा, किन शराइत पे? वो कहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा कराची हैदराबाद में। 3 महीने हो गए, आ गया क्या? वो कह रहे थे हमारे मिसिंग पर्सन्स जो हैं वो ये बरामद करके, कितने आ गए अभी तक? शहबाज शरीफ ने कितने मिसिंग पर्सन दे दिए आपको? वो कह रहे थे हमारे दफातर खोले जाएंगे, बहाल होंगे। एक दफ्तर बताते जो खुला हो इनका इस सारे दौरानिये में। ये कह रहे थे कि हम अपना गवर्नर लगाएंगे, हम कराची के लिए फंड्स लाएंगे। कहाँ है? मुझे बताएं 3 महीने में शहबाज शरीफ ने क्या दिया MQM को सिवाय मिनिस्ट्री के? इन 3 माह में इन्होंने एक फैसल सब्जवारी के लिए मिनिस्ट्री हासिल की, ये इनका कारनामा है। यानी अपनी ज़ात को तरजीह दी, चंद लोगों को, ओहदों को तरजीह दी, अवाम को तरजीह नहीं दी, अवामी मसाइल पे बात नहीं की। ये कह रहे थे कि वो कराची की मर्दमशुमारी पे हम गिनती करवाएं, करवा दी क्या? हो गई मर्दमशुमारी कराची। ये सब चीज़ें बोगस साबित हुई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जितना वक्त गुजरता जाएगा आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे, ये पूरी रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी आपके सामने सारा पर्दा साफ होगा। अच्छा आलमगीर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे, हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की और काफ़ी क्लैरिटी मिली। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, और इंशाल्लाह आपका PTI के हम जो हैं मेयर का इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे। सर मेरे लिए बड़ा ऑनर है आप आए, एक तो नौजवान है, लाइक माइंडेड है, हम सब बिल्कुल एक ही एज फेलो है, तो बड़ा मज़ा आता बात करने में। वो कोई इंटरव्यू नहीं लगता, गपशप लगती। बिल्कुल, तो लिहाजा मेरे लिए बड़ा ऑनर था आप लोग आए, और आते रहिएगा इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्लैट बेबी। लेट नहीं लैट, Is lad, is lad, yeah. लैट 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 इस लैट ये लैट 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 इस लैट ये लैट इस लैट इस लैट इस लैट